स्वागत है। आज हम भारत में नवीकरणीय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में क्या कुछ हो रहा है, इस पर थोड़ी गहरी नजर डाल रहे हैं। जी हाँ। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर यह समझने की कोशिश करेंगे कि भारत कहाँ खड़ा है और आगे की राह कैसी दिखती है। और ये बहुत जरूरी विषय है आजकल। भारत काफी तेजी से बढ़ रहा है इस दिशा में। बिल्कुल, वो साफ दिखता है। इसके पीछे कारण भी बड़े हैं। क्लाइमेट चेंज से निपटना है, अपनी एनर्जी सिक्योरिटी बढ़ानी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। सही कहा। तो चलिए इस जानकारी को थोड़ा और खंगालते हैं, देखते हैं कि सबसे अहम बातें क्या हैं। जरूर। अच्छा, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि भारत के लक्ष्य क्या हैं, वो बड़े वाले टारगेट्स। सुनने में आया कि राष्ट्रीय विद्युत योजना एनईपी के तहत कोई बड़ा आंकड़ा है। हाँ, एनईपी का लक्ष्य है 2030 तक 500 गीगावाट। 500 गीगावाट। जी, 500 गीगावाट बिजली क्षमता, वो भी गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से, मतलब कोयला, गैस वगैरह से अलग। और वो पेरिस समझौते वाले वादे, वो भी तो हैं। हाँ, बिल्कुल। पेरिस समझौते के तहत भारत ने 2 बड़े वादे किए हैं। एक तो 2030 तक अपनी उत्सर्जन तीव्रता मतलब इकोनॉमी की प्रति यूनिट जीडीपी पर कितना उत्सर्जन हो रहा है, उसे 2005 के लेवल से 45% कम करना है। 45%? ठीक है। ओके। और दूसरा लक्ष्य है कि 2030 तक ही देश की जो कुल बिजली बनाने की क्षमता है, उसका 50% हिस्सा गैर जीवाश्म स्रोतों से आएगा। 50%? ये तो सच में बहुत बड़े लक्ष्य हैं। बिल्कुल, ये दिखाते हैं कि भारत इस बदलाव को लेकर कितना गंभीर है। हाँ, और जैसा आपने कहा, ये सिर्फ पर्यावरण के लिए नहीं है, देश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए भी बहुत जरूरी है ये। हाँ, आयातित ईंधन पर निर्भरता कम होगी। और इसमें अच्छी बात यह है कि भारत कई अलग अलग रिन्यूएबल स्रोतों पर काम कर रहा है। जैसे कि सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी, उसमें तो सुना है भारत दुनिया में काफी आगे है। सही सुना है, सौर ऊर्जा में तो हम दुनिया की टॉप 5 देशों में हैं। स्थापित क्षमता लगभग 80 गीगावाट से ज्यादा हो चुकी है। 80 गीगावाट से ज्यादा? वाह। हाँ, और इसमें जो नई सरकारी योजनाएं आई हैं, जैसे वो पीएम सूर्य घर योजना। हाँ, वो 1 करोड़ घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने वाली। जी वही। और किसानों के लिए कुसुम योजना भी है, सोलर पंप वाली। ये सब जमीनी स्तर पर चीजों को बदल रही हैं। अच्छा, तो सोलर तो हो गया मुख्य, इसके अलावा? सोलर के अलावा पवन ऊर्जा मतलब विंड एनर्जी भी बहुत अहम है। उसमें करीब 45 गीगावाट से ज्यादा क्षमता है। 45 गीगावाट विंड से? जी, खासकर तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में काफी ज्यादा है। फिर पनबिजली है, हाइड्रो पावर, वो भी बड़ी और छोटी मिलाकर करीब 52 गीगावाट। और बायोमास मतलब खेती के कचरे या दूसरे वेस्ट से बनने वाली ऊर्जा, वो भी अपना योगदान दे रही है। तो कोशिश एक तरह से डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाने की है। समझ गया, मतलब सिर्फ सोलर पर ही निर्भर नहीं रहना है। बिल्कुल। अच्छा, अब इतने बड़े स्केल पर यह सब हो रहा है, तो इसे रेगुलेट करने के लिए, संभालने के लिए कोई खास मंत्रालय, कोई नीतियां, कानून वगैरह भी होंगे? हाँ, जरूर। इसके लिए एक समर्पित मंत्रालय है, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, MNRE जिसे कहते हैं। वो नोडल एजेंसी है। MNRE, ठीक है। और कानूनी तौर पर देखें तो विद्युत अधिनियम 2003 तो है ही, और साथ में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम का जो 2022 में संशोधन हुआ, वो बहुत महत्वपूर्ण है। उस संशोधन में क्या खास था? उसी संशोधन ने भारत में कार्बन क्रेडिट बाजार की शुरुआत की है। मतलब कंपनियां अगर अपना उत्सर्जन कम करती हैं तो उन्हें क्रेडिट मिलते हैं, जिन्हें वो बेच सकती हैं। ओह, कार्बन क्रेडिट मार्केट, इंटरेस्टिंग। जी। और बड़े प्रोजेक्ट्स में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लाने के लिए सरकार रिवर्स ऑक्शन का तरीका अपनाती है। रिवर्स ऑक्शन मतलब सबसे कम दाम पर बिजली कौन देगा, इसकी बोली लगती है? हाँ, बिल्कुल। और इसमें सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी सेकी एक बड़ी भूमिका निभाती है। अच्छा, और प्राइवेट कंपनियों को कोई फाइनेंशियल मदद भी मिलती है इसमें निवेश करने के लिए? हाँ, कई तरह के प्रोत्साहन है, जैसे वायबिलिटी गैप फंडिंग, VGF है सौर और हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स के लिए। VGF, ये क्या होता है? ये एक तरह की सब्सिडी है जो प्रोजेक्ट की शुरुआती लागत को कम करने में मदद करती है ताकि वो आर्थिक रूप से वायबल हो सके। अच्छा, समझ गया। इसके अलावा त्वरित मूल्यह्रास यानी एक्सेलरेटेड डिप्रिसिएशन का फायदा मिलता है टैक्स बचाने के लिए। GST में भी कुछ रियायतें हैं। और राज्यों की अपनी रेडास मतलब रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसीज भी सब्सिडी देती हैं। तो काफी कुछ है निवेश को बढ़ावा देने के लिए। जी। अब थोड़ा भविष्य की तरफ देखें। नई टेक्नोलॉजीज जैसे बैटरी स्टोरेज या फिर वो ग्रीन हाइड्रोजन, उसका क्या स्टेटस है? हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है।
देखिए 2023 में राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च हुआ है। हाँ, सुना था इसके बारे में। उसका लक्ष्य है 2030 तक 5 मिलियन मेट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन बनाना। 5 मिलियन मीट्रिक टन। ये ग्रीन हाइड्रोजन क्या चीज़ है वैसे? ये वो हाइड्रोजन है जिसे बनाने के लिए पानी का इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है और उसमें जो बिजली इस्तेमाल होती है वो पूरी तरह रिन्यूएबल स्रोतों से आती है, मतलब जीरो एमिशन हाइड्रोजन। ओह, तो ये पूरी तरह क्लीन फ्यूल हुआ? बिल्कुल। और दूसरी तरफ बैटरी स्टोरेज पर भी जोर है, क्योंकि सोलर और विंड तो हमेशा एक जैसी बिजली नहीं देते, मौसम पर निर्भर करते हैं। तो 24/7 सप्लाई के लिए बैटरी स्टोरेज को इनके साथ जोड़ा जा रहा है। हाँ, ये तो बहुत ज़रूरी है ग्रिड को स्थिर रखने के लिए। जी। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। लक्ष्य बड़े हैं, नीतियां हैं, नई तकनीक पर काम हो रहा है। लेकिन क्या ज़मीन पर सब कुछ इतना स्मूथ है? कुछ बड़ी चुनौतियां भी तो होंगी। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। चुनौतियां कम नहीं हैं और काफी बड़ी हैं। एक तो है जमीन अधिग्रहण की समस्या। बड़े सोलर या विंड फार्म के लिए जमीन मिलना अक्सर मुश्किल और विवादित हो जाता है। हाँ, ये तो सुना है। फिर जितनी तेजी से रिन्यूएबल एनर्जी बन रही हैं, उतनी तेजी से ट्रांसमिशन लाइनें नहीं बन पा रही हैं उसे ग्रिड तक लाने के लिए। मतलब बॉटलनेक है वहां पर। हाँ, एक तरह का बॉटलनेक। तीसरा, जैसा हमने कहा, सोलर विंड की बिजली ऊपर नीचे होती रहती है, तो उसे ग्रिड में इंटीग्रेट करना बिना ग्रिड को अस्थिर किए, ये एक तकनीकी चुनौती है। और चौथी, शायद सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है बिजली वितरण कंपनियों, मतलब डिस्कॉम्स की खराब माली हालत। डिस्कॉम्स की हालत, हाँ, वो तो पुरानी समस्या है। जी, वो अक्सर रिन्यूएबल एनर्जी कंपनियों को समय पर पेमेंट नहीं कर पाती, जिससे पूरा सेक्टर प्रभावित होता है। तो ये तो काफी सारी चुनौतियां हैं जिनसे निपटना होगा। बिल्कुल। तो इस पूरी बातचीत का, इस पूरी जानकारी का निचोड़ क्या निकलता है? मतलब व्हाट डज दिस ऑल मीन? निचोड़ यही है कि भारत रिन्यूएबल एनर्जी में एक ग्लोबल लीडर बनने की राह पर तो है, इरादे मजबूत हैं, नीतियां महत्वाकांक्षी हैं और काम भी हो रहा है बड़े पैमाने पर। लेकिन जो लक्ष्य है 2030 के और फिर 2070 तक नेट जीरो के, उन्हें पाने के लिए इन चुनौतियों से पार पाना होगा। ऊर्जा भंडारण, ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन हाइड्रोजन, इन सब में लगातार और बड़े निवेश की जरूरत होगी। सही बात है। बिना इन चीजों के वो लक्ष्य हासिल करना मुश्किल होगा। जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं सुनने वालों के लिए। हाँ, जैसे जैसे भारत सोलर और विंड जैसे स्रोतों पर अपनी निर्भरता बढ़ाएगा, जो कि बदलते रहते हैं, इसका असर उन पारंपरिक ऊर्जा क्षेत्रों पर क्या पड़ेगा, जैसे कोयला सेक्टर? हाँ, और उन पे निर्भर जो समुदाय है, लाखों लोग हैं। बिल्कुल, उनकी नौकरियां, उनकी रोजी रोटी। तो सवाल यह है कि इस बड़े बदलाव को, इस ट्रांजिशन को न्यायसंगत और समावेशी कैसे बनाया जा सकता है, ताकि कोई पीछे ना छूटे? ये बहुत जरूरी सवाल है। इस पर सोचना और योजना बनाना बहुत अहम होगा आगे के लिए।